So, hey YouTube family, welcome to my channel. Today we start the chapter 4th, class 10th. The chapter is Globalization and the Indian Economy. Let us begin with this chapter. As consumer in today's world, some of us we have a wide choice of goods and services before us. तो अब एज अ कंज्यूमर आप जो चीज़ ख़रीदने जाते हो उसमें आपके पास बहुत सारी वैरायटी ऑफ चॉइसेस होते हैं. The latest model of digital cameras, mobile phones, television made by the leading manufacturer of the world are within our reach. अब देखते हो जो फ़ोन्स वगैरह हैं, हर महीने नए नए फ़ोन्स आ रहे हैं, नई नई कार्स निकल जाती हैं, तो टेलीविज़न हो गई, तो अपडेट वर्ज़न आता रहता है, तो हमारे पास वैरायटी ऑफ चॉइसेस होते हैं. एवरी सीज़न न्यू मॉडल ऑफ ऑटोमोबाइल्स कैन सीन ऑन इंडियन रोड, है ना. गोन आर एज द डेज व्हेन एम्बेसडर्स एंड फेट वर द ओनली कार्स ऑन इंडियन रोड. पुराने सालों में देखोगे जो एम्बेसडर कार थी वो बहुत ज़्यादा चलती थी इंडियन रोड से. टुडे इंडियंस आर बाइंग कार्स प्रोड्यूस्ड बाय नियरली ऑल टॉप कंपनीज इन द वर्ल्ड. और अब देखोगे इंडियंस के पास हर एक वो कार है जो कि टॉप ऑफ मतलब वर्ल्ड में टॉप कंपनीज जो कार बनाती है वो अब इंडियंस के पास भी हैं. अ सिमिलर एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड कैन बी सीन फॉर मैनी अदर गुड्स. तो केवल कार की बात नहीं हो रही, हर एक चीज़ में देखोगे तो आपके पास क्या मिल जाता है, आपको वैरायटी मिल जाती है. पहले के टाइम से और अब के टाइम में आप देखोगे, पहले आपके पास इतनी ज़्यादा चॉइसेस नहीं हुआ करती थी, बट अब आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं. फ्रॉम शर्ट्स देख लो, टेलीविज़न देख लो, फ्रूट प्रोसेस्ड फ्रूट जूस देख लो. सच वाइड रेंजिंग चॉइस ऑफ गुड्स इन अवर मार्केट इज़ अ रिलेटिवली रिसेंट फिनोमिना. और ये कोई पुराने टाइम से नहीं होता रहा, अभी के टाइम पे ही आपके पास क्या होने लगी है, इतनी सारी चॉइसेस वगैरह मिलने लग गई हैं. You would not have found such a wide market of goods in Indian market even 2 decades back. और इतनी ज़्यादा वैरायटी की सामान आपको इंडिया मार्केट में 2 decade बैक नहीं मिलते. मतलब अगर आप 2 decade बैक जाओगे तो आपको इतनी वैरायटी नहीं मिलने वाली. इन अ मैटर ऑफ ईयर्स आवर मार्केट हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड. साल दर साल हमारा जो मार्केट है, इंडियन मार्केट है, वो क्या हुआ है, उसमें परिवर्तन आया है. हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, और उसको हम कैसे समझेंगे. वट आर फैक्टर्स दैट आर ब्रिंगिंग अबाउट दिस चेंजेस, और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसने ये चेंज लाया है. एंड हाउ आर दिस चेंजेस अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ पीपल, लोगों की ज़िंदगी को उसने कैसे बदला है. वी शैल ड्वेल ऑन दिस क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, और इन सब क्वेश्चंस के बारे में हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, बात करने वाले हैं. आगे देखते हैं गाइस. प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़. देखते हैं प्रोडक्शन कैसे होता है कंट्रीज़ के अक्रॉस. Until the middle of the 20th century, production was largely organized within the countries. 20th सेंचुरी में जो देखोगे ना, तो उधर प्रोडक्शन कैसा होता था, कंट्री के भीतर भीतर ही होता था, मतलब कंट्री के अंदर ही प्रोडक्शन हुआ करता था. What across the boundaries of these countries were raw material, food stuff and finishing product. जो कंट्री के बाहर जाता था वो होता था, तो अपने रॉ मटेरियल बाहर से मंगाया हो, या फिर फूड स्टफ़ मतलब खाना वगैरह, या फिर फिनिशिंग मतलब जो आपका सामान बन चुका है वो अपने बाहर ऐसा एक्सपोर्ट करने के लिए भेजा हो. ठीक है, एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट कुछ भी. कॉलोनीज सच एज इंडिया एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल एंड फूड स्टफ़ एंड इम्पोर्टेड फिनिशिंग गुड्स. तो इंडिया में क्या होता है, हम लोग रॉ मटेरियल और फूड स्टफ़ यानी कि खाना पीना बाहर भेजते हैं बाहर के देशों में, और जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो हम अपने इंडिया में इंपोर्ट करते हैं. ट्रेड वर द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज़. तो ट्रेड एक क्या एक ज़रिया है जिसके थ्रू काफ़ी सारी अलग अलग कंट्रीज़ या फिर दूर की कंट्रीज़ क्या करती हैं, कनेक्ट होती हैं. दिस वॉज बिफोर लार्ज कंपनीज कॉल्ड मल्टी नेशनल कंपनी कॉरपोरेशंस. और ये किसकी वजह से होता है, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस की वजह से. जो मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस होते हैं यानी कि ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि नेशनल लेवल पे काम करती है, उनकी वजह से ये सब चीज़ें क्या होती है, पॉसिबल हो पाती है. इमर्ज्ड ऑन दिस इन अ एमएनएस
MNC is a company that own or control production in more of than one nation। तो एक जो कंपनीज़ होती हैं ये अपने ही देश में नहीं बल्कि अलग अलग देश में क्या करती है, प्रोडक्शन करती हैं। MNCs set up office and factories for the production in the region where they get cheap labor and other sources। तो MNC क्या करती है कि जैसे कि किसी देश में उनको सस्ते लेबर मिल गए तो वहाँ से उनने काम निकलवा लिया, कहीं से सस्ते सोर्स मिल रहे हों, रॉ मटेरियल मिल रहा हो, तो वहाँ से वो अलग अलग जगह पे काम करवा लेती हैं, मतलब अलग अलग देशों से काम करा लेती हैं। जैसे कि यहाँ पे है MNCs है, अब कहीं पे उनको मिल गया रॉ मटेरियल चीप में मिल गया, किसी कंट्री में सपोज़ कर लो रॉ मटेरियल क्या मिल गया, चीप में मिल गया, तो वहाँ से उनने रॉ मटेरियल ले लिया। किसी कंट्री में लेबर जो है वो चीप में मिल गए तो वहाँ से उनने वो ले लिया। वैसे ही किसी कंट्री में मशीन्स वगैरह चीप रेट पे मिल गई तो वहाँ से उनने वो ले ली। तो ये ऐसे काम करती हैं, ठीक है, एक अपने देश में लिमिटेड रह के काम नहीं करती हैं। This is done so that the cost of production is low and the MNCs can earn greater profit। तो सब अपने प्रॉफिट पे काम करते हैं, तो ये इसलिए होता है, एक तो सस्ते में पड़ गया और उनको क्या हुआ, सस्ते में चीज़ें पड़ेगी तो वो प्रॉफिट ही देगी ना। तो MNCs को जहाँ से प्रॉफिट होता है वो वहाँ से काम करवा लेती हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन MNCs। A large MNCs producing industrial equipment design its product in research center in the United States। तो MNCs जो होती हैं वो क्या करती हैं, जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है, डिज़ाइन इट्स प्रोडक्ट इन रिसर्च सेंटर्स, वो यूनाइटेड स्टेट में क्या करती हैं, उन चीज़ को प्रोड्यूस करती हैं। एंड देन हैज़ अ कंपोनेंट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, और उसका जो कंपोनेंट है वो कहाँ बनता है, वो चाइना में बनता है। देयर आर देन शिप्ड टू Mexico and Eastern Europe where the product were reassembled and the finishing product are sold all over the world। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले उनने जो प्रोड्यूस किया वो कहाँ किया, US में किया, जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में की, शिपिंग उनने मैक्सिको में की, और फिर बाद में जाके वहाँ ईस्टर्न यूरोप में उनने क्या किया, फाइनल प्रोडक्ट को बेच दिया। Meanwhile, the company customer care is carried out through call center located in India। तो इंडिया के जो कॉल सेंटर होते हैं वहाँ पे लोग क्या सस्ते में काम करते हैं, तो लोगों का जो बाहर की कंपनीज होती हैं उनका जो कॉल सेंटर होता है वो कहाँ होता है, इंडिया में होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फ़ोटो दे रखी है, क्या दिया है, दिस इज़ अ कॉल सेंटर इन बेंगलोर में है, equipped with telecom facilities and access to इंटरनेट टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड सपोर्ट टू द कस्टमर अब्रॉड। जो भी कस्टमर अब्रॉड में रहते हैं, जैसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने इनको हायर कर लिया तो ये उनके लिए काम करेंगे, जो भी कस्टमर की क्वायरी होगी तो वो सब क्या करेंगे, लोग रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन दिस एग्जाम्पल, जो हमने अभी एग्जाम्पल दे रखा, द MNCs इज़ नॉट ओनली सेलिंग इट्स फिनिशिंग प्रोडक्ट ग्लोबली बट मोर इम्पॉर्टेंट, वो ग्लोबली तो प्रोडक्ट सेल करते हैं, पर इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइड ग्लोबली। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स वे। द गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड ग्लोबली, जो वो गुड्स और सर्विसेज ग्लोबली प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब अलग अलग कंट्री में जहाँ से चीप चीज़ें मिल रही है वहाँ से वो जो ले रहे हैं, एज इज़ अ रिज़ल्ट वो क्या देगा, प्रोडक्शन इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स वे, बट वो उस चीज़ को क्या कर देगा, कॉम्प्लेक्स कर देगा। जैसे अब सब चीज़ आपकी कंट्री में होगा तो देख रेख करने में आसानी होगी, बट जब बाहर की कंट्रीज़ में अब चीप लेबर कहीं और से मिल रहा है, रॉ मटेरियल कहीं और से मिल रहा है, प्रोडक्शन कहीं और हो रही है, सेलिंग कहीं और हो रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, वो चीज़ों को क्या कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देगा। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब। प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस को इसलिए डिवाइड कर दिया जाता है स्मॉल पार्ट्स में, और ग्लोबली इसको क्या कहते हैं, स्प्रेड कर दिया जाता है। इन द अबव एग्जाम्पल चाइना प्रोवाइड द एडवांटेज ऑफ बीइंग चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। और इससे क्या होता है, जो कंट्री चीप
लेबर प्रोवाइड कर रही है, चीप मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड कर रही है, फाइनल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, उससे उस कंट्री को भी तो प्रॉफिट होगा ना, उधर की एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी और जो भी खर्चा होगा उसका कुछ कमीशन तो उस कंट्री को भी मिलेगा। तो ऐसे चीप लेबर प्रोवाइड करने से चाइना को प्रॉफिट होगा। मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप आर यूज़फुल फॉर द क्लोजनेस टू द मार्केट इन यूएस एंड यूरोप। तो जो मैक्सिको है और ईस्टर्न यूरोप है उसके पास क्या है, यूएस का मार्केट पास पड़ेगा, यूरोप का मार्केट पास पड़ेगा, तो वो वहाँ पे जाके उसको रेट अच्छे खासे अमाउंट में क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। इंडिया हैज़ हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स हु कैन अंडरस्टैंड द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन। जो इंडिया के अंदर देखते नहीं, सबसे ज़्यादा इंजीनियर ही बनते हैं, तो उनके पास एक टेक्निकल अप्रोच होती है। जो भी उनको दिया जाता है, जो भी उनको काम दिया जाता है, जैसे कॉल सेंटर का, तो उनके पास टेक्निकल अप्रोच होती है। वो क्या, स्किल्ड इंजीनियर्स होते हैं, तो वो सब चीज़ को समझ पाते हैं, उस प्रोडक्शन को, उस प्रोडक्शन के एक्सपर्ट्स को। इट आल्सो हैज़ एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ हु कैन प्रोवाइड कस्टमर केयर सर्विसेज। और अपने इंडिया में क्या है, एजुकेटेड वो है, यूथ है, एजुकेटेड यूथ है, तो उनको अच्छी खासी इंग्लिश बोलनी आती है, तो कस्टमर केयर भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। एंड ऑल दिस प्रोबेबली कैन मीन 50 to 60% कॉस्ट सेविंग फॉर एमएनसीज। और इसकी वजह से उनके पास देखो कितना ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, 50 से 60% उनका प्रॉफिट और उनको कॉस्ट बच जाती है उनकी, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन अक्रॉस द ब्रॉड टू द मल्टीनेशनल्स कैन बी ट्रूली इमेंस। तो ये जो एडवांटेज है बाहर अलग अलग कंपनीज़ में अपने प्रोडक्शन को फैलाना, ये क्या है, सही है। मतलब कि उसकी वजह से जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं ना, वो उभर के बाहर आती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़ मतलब कि कंट्री के अंदर एक दूसरे की कंट्री के साथ कैसे इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन है। देखते हैं, इन जनरल एमएनसीज सेट अप प्रोडक्शन वेयर इट इज़ क्लोज टू द मार्केट, वेयर there is a skilled and unskilled labor available at low cost, and where the availability of other factors of production is assumed। तो एमएनसीज कहाँ अपना प्रोडक्शन डालेगी, जहाँ पे मार्केट पास हो, दूसरा लो कॉस्ट लेबर मिल जाए, स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों ही, जैसे उनको ज़रूरत पड़े, और प्रोडक्शन के जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो उनको अवेलेबल हो जाएं, वहाँ पे ही वो अपना प्रोडक्शन का सेटअप इस्टेब्लिश करेगी एमएनसीज कंपनीज। इन एडिशन एमएनसीज माइट लुक फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ दैट लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट। और इसके अलावा जो एक वो चीज़ देखेगी वो ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं। मतलब जैसे कि अगर एमएनसीज की प्रोडक्शन अगर दूसरे आप देश में करोगे, ठीक है, अपना प्रोडक्शन दूसरे देश में करोगे, तो उस गवर्नमेंट की भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, तो वो टर्म्स कंडीशन उन कंपनीज़ के लिए सूटेबल है या नहीं है, उधर एमएनसीज अपना प्रोडक्शन करेगी। अगर है तो करेगी, नहीं है तो नहीं करेगी, चले जाएगी। Having assumed themselves of this condition, MNCs set up factories and office for production। अगर वो सब कंडीशन उनके लिए सूटेबल है तो ही वो अपना प्रोडक्शन का सेटअप करेगी। The money that is spent to buy assets such as land, building, machines and other equipment called investment। जो मनी जो लैंड पे यूज़ होगा, बिल्डिंग्स पे यूज़ होगा, मशीन्स पे यूज़ होगा और अदर कुछ इक्विपमेंट लाने पे यूज़ होगा, उसको हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट कहेंगे। इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज इज़ कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और अगर इन्वेस्टमेंट हमारा दूसरी कंट्रीज़ में हो, मतलब एक कंट्रीज़ का जैसे अभी मैंने बताया पीछे आपको एग्जांपल, ठीक है, तो अगर इन्वेस्टमेंट फॉरेन लेवल पे हो, अलग अलग देशों से हो रहा हो, तो उससे हम कहेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो कौन करती है, एमएनसीज करती हैं, ठीक है। एनी इन्वेस्टमेंट इज़ मेड विद द होप दैट दिस एसेट विल अर्न प्रॉफिट। तो हर एक इन्वेस्टमेंट किस लिए किया जाएगा, एक होप के साथ कि उससे हमें प्रॉफिट मिले। एट टाइम्स MNCs set up production jointly with some of the local companies of these countries। ठीक है, अब वो कैसे सेटअप करेंगे कि उनका मतलब उन कंपनी को उस चीज़ का पूरा प्रॉफिट करें। पहले वो क्या करेंगे, जो स्मॉल कंपनीज़ है उस देश में,
ठीक है, इंडिया में सपोज़ कर लो, अगर एमएनसीज इंडिया में प्रोडक्शन करना चाहती है तो यहाँ की जो भी कोई स्मॉल कंपनीज़ है उसके साथ क्या कर लेंगी, कोलैब कर लेंगे, जॉइंट हो जाएंगी। फर्स्ट ऐसा कर सकती है। द बेनिफिट ऑफ लोकल कंपनीज ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शन इज़ टू फोल्ड। इससे first, MNCs can provide money for additional investment like buying new machines for faster production. Secondly, MNCs might bring with them a latest technology for the production. अच्छा, इससे जो छोटी कंपनी है उसको फ़ायदा क्या होगा, जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी उसका प्रॉफिट होगा दोनों कंपनी में डिवाइड हो जाएगा। दूसरा, जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं ना, तो उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, मशीन्स जो अच्छी होती हैं, तो उसका फ़ायदा छोटी वाली कंपनी जो जहाँ पे लोकल कंपनीज़ है उस कंट्री की, उनको भी होगा, है ना। But the common route for MNC's investment is to buy up local companies and then to expand production. But कॉमन रूट जो आमतौर पे एमएनसीज करती हैं वो क्या करती हैं, जो लोकल कंपनीज होती हैं उनको ख़रीद ही लेती हैं, ठीक है, और अपना प्रोडक्शन वहाँ पे एक्सपेंड करने लग जाती हैं। एमएनसीज विद ह्यूज वेल्थ कैन क्विट ईजी टू डू। अब एमएनसीज भाई जब आप नेशनल लेवल पे काम कर रहे तो जाहिर सी बात है लोकल लेवल की जो कंपनीज होती हैं उनको तो आप आराम से ख़रीद ही लोगे, है ना। टू टेक एन एग्जाम्पल, कारगिल फूड्स, अ वेरी लार्ज अमेरिकन एमएनसीज has bought over smaller Indian companies such as पर्क फूड्स। जो कारगिल फूड है जो कि एमएनसी कंपनी है अमेरिका की, उसने क्या किया, अपनी इंडियन कंपनी जो कि पराग फूड थी उसको क्या कर लिया, ख़रीद लिया। पराग फूड्स हैड बिल्ड लार्ज मार्केट नेटवर्क इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, जिसका अलग अलग पार्ट में क्या था इंडिया के में, वहाँ पे उसका नेटवर्क था। वेयर इट्स ब्रांड वेल रेप्यूटेड, और उस कंपनी का नाम भी काफ़ी अच्छा था। आल्सो पराग फूड्स हैज़ 4 ऑयल रिफाइनरीज हुज कंट्रोल हैज़ नाउ शिफ्टेड टू कारगिल। तो उनका, अब देखो कोई भी चीज़ आप ख़रीद लोगे तो वो पूरी तरह से ख़रीद लोगे ना, उसका प्रोडक्शन जहाँ से होता हो, उसका सामान, उसकी मशीन, सब चीज़, मतलब जो भी चीज़ होती है वो चीज़ आपने ख़रीद ली। तो जो उसकी ऑयल रिफाइनरीज थी, अब उसका कंट्रोल किसके पास चला गया, कारगिल के पास चले गया। कारगिल इज़ नाउ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ईटेबल ऑयल इन इंडिया विथ द कैपेसिटी टू मेक 5 मिलियन पाउचेज डेली। अब कारगिल जो है वो लार्जेस्ट प्रोडक्शन बन गया है ईटेबल इंडिया ऑयल का इंडिया में, जिसकी कैपेसिटी क्या है, 5 मिलियन पाउचेस डेली बनते हैं उसके। तो ये इससे क्या होता है, एमएनसीज को फ़ायदा हो जाता है। वो कैसे, अगर आप कोई भी लोकल रेपुटेटेड कंपनी को हायर कर लेते हो या ख़रीद लेते हो तो आपको ज़ीरो लेवल से शुरू नहीं करना होता, वो ऑलरेडी उस लेवल पे होती है, उस लेवल से आपको बढ़ाना होता है, ठीक है। तो जो ये थी पराग फूड थी, उसका नाम था उतना जितना चाहिए, मतलब जितना सब लोग जानते थे उतना नाम था उसका। अब एमएनसीज ने उनको ख़रीद लिया, तो एमएनसीज अब उस चीज़ को, उस प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, अब उसको ज़ीरो लेवल से शुरू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इससे फ़ायदा हो जाता है। इनफैक्ट मैनी ऑफ द, क्योंकि एक कंपनी को अपनी जगह बनाने में ही बहुत साल लग जाते हैं, ऐसे रातों रात किसी का भी नाम नहीं होता, बहुत साल लग जाते हैं। अब एमएनसी आएगी, फिर वहाँ पे क्या अपना प्रोडक्शन दोबारा से शुरू करेगी ग्राउंड लेवल पे, फिर अपना नाम करेगी, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इससे बेटर होता है वो जो लोकल कंपनीज़ होती हैं उनको क्या कर ख़रीद लेती है। और जो पहले मैंने एग्जाम्पल बताया था कि दोनों जॉइंट हो जाती है, लोकल और एमएनसीज, उससे क्या होगा कि जो लोकल कंपनी का जो नाम होगा, ठीक है, उससे क्या होगा, जो लोकल कंपनीज़ का जो नाम होगा उसमें एमएनसीज भी जुड़ जाएंगी, तो अब उनको अलग से अपना नाम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एमएनसीज को, वो उसी में अपना नाम जोड़ देंगे, तो उनका भी चल जाएगा और इस कंपनी का भी चल जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे गेम खेला जाता है। In fact, many of the top MNCs have wealth exceeding the entire budget for the developing countries government। तो क्या बोला है, टॉप एमएनसीज की जो वेल्थ होती है, कंपनीज़ की जो वेल्थ होती है ना, कि उनका जो वो होता है पैसे जो वो अर्न करती हैं, वो एक
एक डेवलपिंग कंट्री की गवर्नमेंट की बजट के बराबर होता है। इंटायर जितना एक डेवलपिंग कंट्री गवर्नमेंट, जैसे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है ना, उसकी गवर्नमेंट का जो बजट होता है उतना तो टॉप एमएनसीज की वेल्थ होती है। सोचो कितना पैसा कमाती हैं। विथ सच इनॉर्मस वेल्थ इमेजिन द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ दिस एमएनसीज। सोचो आप लोग क्या पावर होती होगी उनकी। देयर इज़ अनदर वे इन विच एमएनसीज कंट्रोल प्रोडक्शन। एक दो हमने देख लिया, तीसरा है लार्ज एमएनसीज इन डेवलप्ड कंट्रीज प्लेस ऑर्डर फॉर द प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स। जो लार्ज कंपनीज होती हैं, मतलब एमएनसी जो होती हैं वो डेवलप कंट्री में क्या करती हैं, जो दूसरी जगह से क्या करती हैं। देखो ऐसा समझो कि जो एमएनसीज होती है डेवलप कंट्री प्लेस ऑर्डर फॉर द प्रोडक्शन विद द स्मॉल प्रोड्यूसर्स। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे देखो ये क्या है, ये जो फोटो है बताई गई है आपको, ये क्या है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं। अब एमएनसीज क्या करेगी, इनको ऑर्डर दे देगी और ये लोग क्या करेंगे, इनको बना के दे देंगे लो कॉस्ट में। तो ये भी एक ज़रिया होता है एमएनसीज को अपना प्रोडक्शन सेटअप करने के लिए। Garments, footwear, sports item are example of industries where production is carried out by a large number of small producer around the world. वर्ल्ड में क्या है, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स तो होते ही हैं, तो उनको उससे रोज़गार भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है। खैर क्या होता है कि जो एमएनसीज होती हैं वो स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको ऑर्डर दे देती हैं और वो लोग क्या करते हैं, उनको वो सामान बना के उन कंपनीज़ को दे देते हैं। ठीक है, the product are supplied to MNCs which then sell these under their own brand name to the customers। और फिर बाद में जो MNCs होती है वो अपना उस पर क्या लगा देती है, ब्रांड नेम लगा देती है। ठीक है, ब्रांड नेम लगाते जिनसे उसकी मार्केटिंग तो हो ही गई है ना। तो ये चीज़ उधर होती है। जैसे कि हम देखते हैं ओरिजिनल तो होती है, जैसे H&M हो गया, ज़ारा हो गया, ये सब तो ओरिजिनल है। बट इनका जो लोकल लोग क्या करते हैं, इनका टैग लगा देते हैं उस कपड़े पे। ठीक है, कि ज़ारा की है और H&M की है। तो ये चीज़ होती है। तो वो लोग क्या करती हैं, वो लोग लोकल जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनसे सामान बनवा लेती हैं और अपनी कंपनी का उस पर क्या लगा देती है, धब्बा लगा देती है, टैग लगा देती हैं। These large MNCs have tremendous power to determine price, quality, delivery and labor condition for their distance producers। तो इनके पास होता है ट्रिमेंस, बहुत ज़्यादा पावर होती है। वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि प्राइस क्या होगा, क्वालिटी क्या होगी, डिलीवरी कैसे होगी, लेबर की क्या कंडीशंस होगी। जबकि दूर दूर लेबर हैं, दूर दूर प्रोड्यूसर्स हैं तब भी। ठीक है, Thus we see that there are a variety of ways in which the MNCs are spreading their production and interacting with local producers in various countries across the globe। तो वो लोग क्या करती है, जो लोकल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनसे उनका कॉन्टैक्ट रहता है। By setting up partnership with local companies, by using the local companies for supply, by closely competing with the local companies or buying them up। क्या है कि बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप विद द लोकल कंपनीज, वो क्या कर लेते हैं, एक तरह की पार्टनरशिप कर लेते हैं लोकल कंपनीज से। लोकल कंपनीज बाय यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लायर, और लोकल कंपनीज को ही सप्लाई के लिए यूज़ कर लेते हैं। बाय क्लोजिंग कंपीटिंग विद द लोकल कंपनीज और बाइंग दैम अप। ठीक है, एमएनसीज आर एक्सपर्टिंग अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्शन एट दिस डिस्टिंक्ट लोकेशन। तो वो लोग क्या करते हैं, जो लोकल कंपनीज होते हैं उनको ख़रीद भी लेते हैं और जो उनका क्या बोलते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो डिस्टिंक्ट लेवल पे अपना इन्फ्लुएंस दिखा सकें, मतलब अपनी पावर दिखा सकें। ठीक है, मतलब कुल मिला के वो पावर तो अपने हाथ में ही रखते हैं बट काम वो दूसरे से करवाते हैं। इसे कहते हैं राजा। जो राजा होता है वो बस ऑर्डर दे रहा होता है, काम तो लोकल जनता ही करती है, उनकी प्रजा करती है। बस वैसा वाला हाल है। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इज इन दिस वाइड रेंजेस डिसअपेयर्स लोकेशन इन गेटिंग इंटरलिंकिंग। तो ये जो वाइडली डिसअपेयर्स लोकेशन इज गेटिंग इंटरलिंकिंग, तो ये जो प्रोडक्शन हो रहा है वाइडली लोकेशन मतलब अलग अलग वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे, ये इसी इंटरलिंकिंग की वजह से होता है जो कि अभी हमने पढ़ा।
देखो एमएनसीज के पास पूरी पावर होती है, उसको क्या टर्म्स एंड कंडीशन चाहिए, क्या चीप लेबर चाहिए, कितने लेबर चाहिए, गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी तक बदलनी पड़ सकती है अगर एमएनसीज की कंपनी वहाँ पे उनको सेटअप करवानी है तो एमएनसी भाई वो वाला होता है, अपुनिच भगवान है। चलो आगे देखते हैं। फॉरेन ट्रेड एंड इंटरग्रेशन ऑफ मार्केट्स। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन अ मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज़। फॉरेन ट्रेड क्या होता है? ट्रेड अब की देन नहीं है, ट्रेड बहुत पहलों से चलता आ रहा है। मतलब कि आपने देखा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो पहली सिविलाइजेशन थी, तब से हमारे यहाँ पे फॉरेन ट्रेड चलता आ रहा है। तो जो फॉरेन ट्रेड है वो एक बेस्ट जरिया है जिसके थ्रू हम लोग कंट्रीज़ का अलग अलग कंट्री से क्या करते हैं, लिंक्ड रहते हैं। In history, you would have read about the trade routes connecting India and South Asia। तो हमने देखा था उस टाइम, हो सकता है ये कंट्रीज़ के नाम भी ना हो, साउथ एशिया ना हो या इंडिया ना हो, बट तब भी ट्रेड होता था, ठीक है। तो फिर क्या कहते हैं, हिस्ट्री में जाके देखोगे तो इंडिया और साउथ एशिया के बीच में आप ट्रेड रूट देखोगे। मार्केट बोथ इन एशिया एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट हैज़ द इंटेंसिव ट्रेड टू टेक लुक अलोंग दिस रूट्स। तो बस सिंपल सी बात है कि ईस्ट और वेस्ट में, इंडिया और साउथ एशिया के बीच में जो ट्रेड हुआ करता था, ट्रेड रूट हुआ करता था, ये अब से नहीं है, ये क्या है, बहुत पहले से ही है। आल्सो यू वुड रिजेंबल दैट इट वॉज ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट विच अट्रैक्ट वेरियस ट्रेडिंग कंपनी सच एज ईस्ट इंडिया कंपनी टू इंडिया। ये तो बड़ी फेमस कंपनी आप सबने पढ़ी भी होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि आई थी ट्रेड के पर्पज़ से और पता नहीं कैसे रच करके चले गई। खैर, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपने सुना होगा ना, तो वो भी कैसे आई थी, ट्रेड के पर्पज़ से आई थी इंडिया में, ठीक है। व्हाट देन इज़ बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो बेसिक फंक्शन क्या है, क्या चाहिए फॉरेन ट्रेड के लिए? टू पुट इट सिंपल ही रखते हैं। फॉरेन ट्रेड क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। क्या बात, अच्छी बात बोली कि फॉरेन ट्रेड क्या करती है, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देती है, किसके लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, ताकि वो जो डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ का, यानी कि जो वो लोकल मार्केट है, उसके बियॉन्ड भी कुछ देखें। दैट इज़ मार्केट फॉर देयर ओन कंट्रीज़। मतलब जो उनकी कंट्री में मार्केट है, जो उनकी कंट्री का जो मार्केट है, उसमें जो सामान अवेलेबल है वो तो कंज्यूमर देख ही लेगा, बट उसके बियॉन्ड, उसके आगे भी बहुत चीज़ें हैं जो कि फ़ॉरेन की हैं, तो वो भी वहाँ का कंज्यूमर देख पाए। वहाँ के कंज्यूमर के पास ये क्या हो जाती है, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है एमएनसीज़ की वजह से। प्रोड्यूसर कैन सेल देयर प्रोडक्ट नॉट ओनली इन मार्केट located within the country but also compete in market located in other countries of the world। जो प्रोड्यूसर होता है कैन सेल देयर जो प्रोड्यूसर्स जो भी चीज़ बना रहा है वो अपने मार्केट में तो बेच सकता है, बट अपने मार्केट से बाहर, यानी कि एक ग्लोबल लेवल पे, एक वर्ल्ड लेवल पे दूसरी कंट्रीज़ में जाके भी बेच सकता है, वहाँ भी क्या कर सकता है, अपना मार्केट लगा सकता है। Similarly, for the buyer, import of goods produced in another country is one way of expanding the choice of goods beyond that what is domestically produced। तो क्या बोला गया है कि जो बायर है, जो खरीद रहा है, बायर है, वो अपने गुड्स को प्रोड्यूस करके दूसरी कंपनी में जाके जो बेचता है, वो एक अनदर वे है, यानी कि एक दूसरा तरीका है डोमेस्टिक मार्केट के अलावा भी चॉइस रखना। मतलब सिंपल सी क्या बात कही गई है कि डोमेस्टिक मार्केट जो आप कहते हो लोकल मार्केट, ठीक है, आपके कंट्री, हर कंट्री में लोकल मार्केट होते हैं, उस लोकल मार्केट के अलावा भी जो आपके पास चॉइस होती हैं किसी भी चीज़ के, कपड़ों की, चप्पलों की, जूतों की, जिस किसी भी चीज़ की जो चॉइस होती है वो किसकी वजह से आती है, जो भी कंपनी ने बाहर प्रोड्यूस किया होता है वो उस कंपनी में जाके बेचती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, डोमेस्टिक मार्केट के अलावा जो आपके पास चॉइस है वो ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है एमएनसीज़।
जैसे कि चाइना के टॉयज़, देखो हमने बीच में कितना ज़्यादा बॉयकॉट किया था चाइना की हर एक सामान को, बट चाइना ने उस सामान को इतना चीप में बेचा, इतने सस्ते में बेचा कि घूम फिर के हमें वहीं जाना पड़ा। ठीक है, अब इंडिया में क्या हर जगह ये होता है कि हर किसी को सस्ती चीज़ चाहिए होती है बट क्वालिटी चाहिए होती है। ठीक है, क्वालिटी ना भी मिले तो लोग ज़्यादातर ना सस्ती चीज़ें लेना पसंद करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है, जो चाइना की जो चीज़ें मिल रही थी वो सस्ती मिल रही थी, और इंडिया में जो प्रोड्यूस हुई चीज़ें मिल रही थी वो महंगी मिल रही थी इक्विपमेंट की वजह से, है ना। इक्विपमेंट वहाँ की टेक्नोलॉजी वगैरह अच्छी होंगी, मशीन्स वगैरह अच्छी होंगी, ठीक है, इस वजह से। तो फिर बाद में लोगों ने बॉयकॉट किया, नो डाउट, बट कुछ टाइम बाद फिर लोग दोबारा से उस चीज़ पे क्या हो गए, उतर गए। Chinese manufacturer learned of an opportunity to export toys in India, where toys are sold at high prices. तो जो चाइना ने क्या देखा, एक अपॉर्चुनिटी देखी कि इंडिया में जो टॉय सेल हो रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा प्राइस पे हो रहे हैं, और उसने क्या किया, अपने टॉय बेचना वहाँ पे शुरू कर दिया। दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग प्लास्टिक टॉय टू इंडिया, बायर्स इन इंडिया नाउ हैव दी ऑप्शन ऑफ चूजिंग बिटवीन इंडिया एंड चाइनीज़ टॉय। अब आप किसी दुकान पे गए, आपको एक जगह मिल रहा था महंगे खिलौने, एक जगह मिल रहे थे सस्ते खिलौने। अब बच्चा क्या करता है, जल्दी तोड़ देते हैं, है ना, बच्चों की तो आदत है। तो माँ बाप क्या सोचेंगे, यार सस्ता वाला ख़रीद लेते हैं, है ना, सस्ता वाला ख़रीद लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, टूट भी है तो ज़्यादा दुख नहीं होगा। पर महंगा वाला आप ख़रीदोगे, एक बार टूट जाता है तो बड़ा दुख होता है। तो जो भी होता है बायर, नॉट ओनली इंडिया, जो भी बायर होता है वो चीज़ करता है, सस्ती चीज़ लेने की कोशिश कर रहा होता है। तो फिर सस्ती चीज़ कौन दे रहा था, चाइना दे रहा था। वो प्लास्टिक के टॉय बना रहा था, तो चाइना ने क्या किया, सस्ते में बेचना शुरू कर दिया। तो जो बायर थे इंडिया के, उनके पास चॉइस होगी, या तो आप चाइना के ले लो या तो आप इंडिया के ले लो। अब चाइना के सस्ते थे तो उनने क्या किया, बायर ने चाइना के टॉयज़ को ख़रीदना शुरू कर दिया। बिकॉज ऑफ चीप प्राइस और न्यू डिज़ाइन, चाइनीज़ टॉयज़ बिकम मोर पॉपुलर इन इंडियन मार्केट, है ना। विद इन इंडिया 70 to 80% ऑफ द टॉय शॉप हैज़ रिप्लेस्ड इंडियन टॉय विद चाइनीज़ टॉय। देखो 70 से 80%, मतलब 70 से 80% चाइना के टॉय ने इंडिया के टॉय को रिप्लेस ही कर दिया, क्योंकि एक तो सस्ते मिल रहे थे और एक अलग अलग डिज़ाइन के मिल रहे थे। टॉयज़ आर नाउ चीप इन इंडियन मार्केट दैन अर्लियर। अब टॉयज़, अब इंडिया का अगर चीज़ें नहीं बिचेगी तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में उनको अपनी रेट क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो अब हमारे यहाँ पे सस्ते क्या मिलते हैं, खिलौने बहुत ज़्यादा सस्ते मिलते हैं। वॉट इज़ हैपनिंग हेयर, क्या हुआ यहाँ पे, एज अ रिज़ल्ट ऑफ ट्रेड चाइनीज़ टॉय कम इन टू द इंडियन मार्केट। चाइनीज़ के जो टॉयज़ थे वो इंडियन मार्केट में आए। इन द कॉम्पिटिशन बिटवीन चाइना एंड इंडियन टॉयज़, कंपटीशन बढ़ा, चाइनीज़ टॉयज़ प्रूव बेटर। कंपटीशन हुआ दोनों में, चाइनीज़ के जो टॉयज़ थे वो बेटर निकले। इंडियन बायर हैव अ ग्रेट चॉइस ऑफ टॉयज़ एट अ लोअर प्राइस, और जो इंडिया के जो लोग थे उनके पास चॉइस हो गई दोनों में से कुछ भी सेलेक्ट करने की, और चाइनीज़ के जो टॉयज़ थे वो लोअर थे तो उनने वो चीज़ सेलेक्ट करी। फॉर द चाइनीज़ टॉय मेकर दिस प्रोवाइड कैन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड बिजनेस। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो वहाँ के लोग जो खिलौने बना रहे थे उनके पास और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आ गई अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। दी अपोजिट इज़ ट्रू फॉर इंडियन टॉय मेकर्स। और ये ऐसा नहीं कि उनके पास आई, अब इंडिया के जो मेकर्स थे उनके पास भी एक अपॉर्चुनिटी आ गई। दे फेस लॉस एंड देयर टॉय आर सेलिंग मच लेस। उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी आ गई कि उनके एक तो महंगे थे तो कम बिचने लग गए, और उनके क्या कम बिचने लग गए और उनको क्या फेस करना पड़ा, लॉस फेस करना पड़ा। और अब उनके लिए कंपटीशन भी हो गया कि उनको चाइना के टॉय से बेहतर बनाना होगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, देखो क्या होता है, सपोज़ कर लो चाइना के पास इतनी अच्छी मशीन्स है कि वो टॉय सस्ते में बन रहे हैं, बट इंडिया के पास नहीं है, तो वो इंडिया चाह कर भी उस चीज़ को सस्ते में नहीं बेच सकती। और यहाँ पे फिर तो जो बाहर का मार्केट है वो मतलब बाजी मार जाएंगे, तो फिर इंडिया में तो एम्प्लॉयमेंट बचेगा नहीं। इसका भी एक तोड़ होता है, ये हम आगे देखेंगे। इन जनरल विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड गुड्स ट्रैवल फॉर वन मार्केट टू अनदर। जनरली क्या होता है, जो ट्रेड होता है वो एक मार्केट से दूसरे मार्केट में ओपन होता है, मतलब उसमें कोई इतना रोक टोक नहीं होती है। चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइजेस, जिसकी वजह से क्या होगा, मार्केट की जो चॉइस होगी वो क्या बढ़ जाएगी।
Prices of similar goods in the two market tend to become equal. दोनों मार्केट में जो प्राइस होंगे वही बराबर हो जाएंगे. And producer in the two countries now closely compete against each other even though they are separated by thousands of miles. अब जैसे कि यहाँ पे बताया था, चाइनीज़ टॉयज़ और इंडियन टॉयज़ के बीच में कंपटीशन क्रिएट हो गया था, जबकि चाइना अपने इंडिया से दूर है, ठीक है, 1000 माइल्स दूर है. मतलब कितना भी हो, मतलब एक दूर होने के बाद भी ये जो फॉरेन ट्रेड ने क्या बना दिया, अपने कंट्री के अंदर एक कंपटीशन क्रिएट कर दिया है ना. फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज़. तो इसकी वजह से क्या होता है, जो फॉरेन ट्रेड होता है वो मार्केट को तो कनेक्ट करते ही करता है और एक इंटीग्रेशन क्रिएट कर दे, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट करता है डिफरेंट कंट्रीज़ में. अब जो चैप्टर का नाम था कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकनॉमी. तो इंडियन इकनॉमी में हमने देखा, अभी मतलब और आगे देखेंगे, बट हमने देखा कि ट्रेड कैसे होता है, फॉरेन ट्रेड कैसे होता है, वो सब चीज़ें. बट अब हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, ठीक है. इन द पास्ट 2 or 3 decades more and more MNCs have been looked for location around the world which would be cheap for their production. तो 2-3 डिकेड अगर हम देखें, जो MNCs होती है वो क्या करती है, अब जगह को खोजने लग रही हैं, देखने लग रही है कि कहाँ पे उनको चीप प्रोडक्शन प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है, मतलब वो चीपली कहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं. फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय MNCs इन दीज कंट्रीज हैज़ बीन राइजिंग. इसमें क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी. एट द सेम टाइम फॉरेन ट्रेड बिटवीन कंट्रीज हैव बीन राइजिंग रैपिडली. फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ने के साथ साथ फॉरेन ट्रेड भी बढ़ेगा. अ लार्ज पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज़ आल्सो कंट्रोल्ड बाय MNCs. और जो लार्ज पार्ट मतलब काफ़ी ज़्यादा फॉरेन ट्रेड किसके कंट्रोल में होगा, MNCs के कंट्रोल में होगा. काफ़ी ज़्यादा क्यों बोला, क्योंकि दूसरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में भी होता है उस कंट्री की, वो देखेंगे आगे. फॉर इंस्टेंस द कार मैन्युफैक्चर्ड plant of Ford Motors in India not only produce car for the Indian market, it also export car to other developing countries and export cars component for its many factories around the world. तो जो फोर्ड मोटर्स की कार हैं वो इंडिया में तो प्रोड्यूस की ही जाती हैं, बट नॉट ओनली इन इंडिया, बाहर भी भेजी जाती हैं वो कार, उस कार के कंपोनेंट्स, ठीक है. Likewise, activities of the most MNCs involve substantial trade in goods and services. और इसी तरह जो होते हैं, जो MNCs होती है वो चीज़ों में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है. The result of trade of greater foreign investment and greater foreign trade has been greater integration of production and market across the countries. इसके रिज़ल्ट में क्या हो रहा है, जो ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है और फॉरेन ट्रेड, यानी कि दोनों चीज़ बढ़ी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा और फॉरेन ट्रेड भी बढ़ा. हैज़ बीन ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट अक्रॉस द कंट्री. और इसकी वजह से जो मार्केट है उसमें क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेशन बढ़ा है. Globalization is also process of rapid integration और interconnection between countries. और ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है इंटरकनेक्शन का और इंटीग्रेशन का बिटवीन द कंट्रीज. MNCs are playing a major role in a globalization process, ठीक है. More and more goods and services, investment and technology are moving between the countries. More and more goods and services, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग अक्रॉस द कंट्रीज. तो बहुत ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी क्या होती है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजी जाती हैं, मूव होती हैं. मोस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर इन क्लोजर कनेक्ट विथ ईच अदर देन अ फ्यू डिकेड्स. तो इससे क्या होता है, वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं ना वो आपस में कनेक्ट रहती हैं.
जैसे कि हमें बांग्लादेश, अभी तो खैर उसकी हालत सही नहीं है, बट बांग्लादेश से जो हम फ्यूल वगैरह मंगाया करते थे, उससे उसकी वजह से हमारी जो बांग्लादेश थी, अभी जैसे जो शेख हसीना ने रिज़ाइन कर दिया है, बट जो पहले जब वो थी तो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि शेख हसीना जी हमें सपोर्ट किया करती थी। ठीक है, तो ये चीज़ है, जब हम लोग फॉरेन ट्रेड करते हैं तो इसके थ्रू कंट्रीज़ के बीच में क्या होता है, रिश्ते भी अच्छे हो जाते हैं और कंट्रीज़ एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। Besides the movement of goods, service, investment and technology, there is one more way in which countries can be connected. This is through the movement of people between the countries. अब ये तो है, ये देखो इन सब चीज़ के अलावा, यानी कि आपने टेक्नोलॉजी भेजी, गुड्स और सर्विसेज भेजे, प्रोडक्शन किया अलग अलग कंट्रीज़ में, इसके थ्रू तो ये एक तरीका है जहाँ से कंट्रीज़ कनेक्टेड रहती हैं। बट दूसरा तरीका क्या होता है कि लोग भी मूव करते हैं, जैसे कि आपने देखा ना, काफ़ी सारे लोग बाहर जाके बसना शुरू कर देते हैं। People usually move from one country to another in search of better income, better job और better education। इसीलिए जाते हैं, सबको अच्छे पैसे चाहिए, अच्छी खासी जॉब चाहिए, अच्छी खासी पढ़ाई एजुकेशन हो जाए, मिल जाए। In the past few decades, however, there has not been much increase in the movement of people between countries due to the various restrictions. But अब कुछ पास टाइम पे देखोगे तो अभी लोगों की इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, क्योंकि उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग गए हैं। जैसे कि अभी आपने कोरोना के टाइम पे देखा था, तो जो यूक्रेन में बच्चे फंसे थे, है ना, अपनी पढ़ाई करने गए थे, तो वहाँ पे कोरोना लग गया था, तो वहाँ के जो इंडियन गवर्नमेंट ने उन बच्चों को छुड़ाया, मतलब वहाँ से लेकर आए। बट अब क्या हो रहा है कि अब ना एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब लोग जा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। पहले तो ये था कि क्या कहते हैं, आराम से चले जाते थे वीज़ा वगैरह बनवा के, पर अब रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं कि भाई ऐसी जैसे कि कोरोना जैसा अकाल वगैरह आ जाए तो उस चीज़ पे हम क्या कर सकें, काम कर सकें। ठीक है, अलग अलग तरह के मतलब रिस्ट्रिक्शंस अब लग चुके हैं, कहने की बात इतनी है। फैक्टर्स दैट हैव अनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, अनेबल करते हैं। टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा फैक्टर होता है, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉट ओनली ग्लोबलाइजेशन अपने कंट्री को ग्रोथ के लिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए, मतलब हर चीज़ के लिए समझ लो। रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर दैट स्टिमुलेट ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। जो अब क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी काफ़ी रफ्तार से बढ़ रही है, तो उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन भी बढ़ेगा, नो डाउट। फॉर इंस्टेंस पास्ट 50 ईयर्स हैव बीन सेवरल इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। अब आप देखोगे, अपने इंडिया की बात ले ली जाए तो आज़ादी के टाइम पे अपना इंडिया उतना विकसित नहीं था, हमारे पास खाने के लिए चीज़ नहीं थी, बट आज हम इतने विकसित है कि हम खाना बाहर तक पहुंचाते हैं, बाहर के देशों में, है ना। This has made much fast delivery of goods across long distance possible at lower cost। दूर दूर तक हमारी चीज़ें जाती हैं या फिर दूसरे कंट्रीज़ की चीज़ें हमारे यहाँ पे आती हैं सस्ते दामों में। किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। देखो यहाँ पे देखें तो कंटेनर्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड गुड्स ऑफ सर्विसेज। Goods are placed in containers that can be loaded intact into ships, railway plants, and trucks. Containers have led to huge reduction in port handling cost and increase the speed with which export can reach market. Similarly, the cost of air transport has fallen. This has enabled much greater volume of goods being transported by airlines। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इन डब्बों में दिख रहा है कि फ़ोटो, हाँ, इन डब्बों में सामान भर देते हैं, शिप्स की वजह से, रेलवे की वजह से, ट्रक की वजह से, जैसे जाना होता है इनको ले जाया जाता है एक मार्केट से दूसरी मार्केट में, दूसरी जगह पे, दूसरी कंट्री में, और जिसकी वजह से जो क्या होता है, चीप में भी पड़ जाता है, मतलब सस्ते में भी पड़ जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन चलती रहती है। और इसकी वजह से भी क्या होता है, सस्ते में तो पड़ा ही पड़ा, जो स्पीड होती है, मतलब कि स्पीड को भी बढ़ा देता है एक मार्केट से दूसरी मार्केट में रीच करने के लिए, पहुंचने के लिए। ठीक है, देखो जैसे कि आपने कुछ चीज़ें एयरलाइन से भेजी, अब कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन हो गए, आप ज़्यादा हैवी आप एयरलाइन से भेज नहीं सकते ना, तो वो आप किससे भेज दोगे, आप रेलवे के थ्रू भेज दोगे। अगर रेलवे के थ्रू अगर पटली में दिक्कत आ गई
तो आप शिप के थ्रू भेज दोगे, शिप में दिक्कत आ गई तो आप रोड के थ्रू भेज दोगे। मतलब अब हमारे पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है कि आप अगर एक चीज़ नहीं तो दूसरी चीज़ नहीं तो तीसरी चीज़ नहीं तो चौथी चीज़, ऐसे करके अपना काम चला सकते हो, पर काम नहीं रुकेगा। इतनी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर ली है। Even more renewable has been the development in information and communication technology. Even more remarkable have been, हाँ, हमने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। इन रिसेंट टाइम टेक्नोलॉजी इन द एरिया ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट हैव बीन चेंजिंग रैपिडली। तो अब तो देखो, अब तो एआई वगैरह आ चुका है, तो इतना ज़्यादा हमने टेक्नोलॉजी में भी कंप्यूटर को लेके, कम्युनिकेशन को लेके, कम्युनिकेशन आईटी सेक्टर जो होता है उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा क्या करी है, ग्रोथ करी है, काफ़ी ज़्यादा क्या किया, डेवलपमेंट किया है। टेलीकॉम communication facilities, telegraph, telephone including mobile phone, fax are used to connect one another around the world। तो हमने देखते हैं ना, फ़ोन वगैरह से आप किस पूरे वर्ल्ड में कभी कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हो, कहीं की भी किसी की इंफॉर्मेशन ले सकते हो गूगल के थ्रू। टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इंटेंसली एंड इसको इग्नोर करना, मुझसे प्रोनाउंस नहीं हो रहा है। एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरिया। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके पास ज़्यादा फैसिलिटी भी नहीं है, वहाँ भी आप कनेक्ट कर लेते हो ग्लोबली दूसरे लोगों से, है ना। दिस हैज़ बीन फैसिलिटेट बाय सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन डिवाइस। और ये कैसे होता है, सैटेलाइट की वजह से, कम्युनिकेशन डिवाइसेस की वजह से। as you would be aware, computer have now entered almost every field of activities। कंप्यूटर तो छोड़ो, अब फ़ोन हमारी ऐसी नीड बन चुकी है, उठते जागते, खाते पीते, सोते, नहाते धोते, हमें फ़ोन चाहिए होता है। तो वो सब चीज़ें क्या हुई हैं, एक तरह से देखा जाए तो वो हमारी एक टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी से बड़ी है बनी, ठीक है। मतलब हम विकसित हुए हैं। अच्छे काम करो फ़ोन से, ठीक है। मतलब अगर आप यूज़ भी कर रहे हो तो एक अच्छे वे के लिए यूज़ करो, इसकी वजह से मेरी और ज़्यादा हमारी ग्रोथ होगी, रेदर देन बेकार चीज़ के लिए। यू माइट हैव आल्सो वेंचर इनटू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट तो अब भाई सांस हो चुकी है हमारी, है ना। where you can obtain and share information on almost anything you want to know। Internet also allow us to send instant electronic mail and talk voicemail across the world at negligible cost। तो इसमें आपको कुछ पैसे देने भी नहीं पड़ते हैं ना, अगर आप बाहर के लोगों से भी कनेक्ट कर रहे हो तो इन शॉर्ट बात इतनी है, हमने टेक्नोलॉजी में इतना डेवलपमेंट कर लिया है कि आप एक रिमोट एरिया जहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कुछ भी ना अवेलेबल हो, वहाँ बैठे बैठे भी एक बाहर के इंसान से आप क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो। सेकंड जो फैक्टर है वो है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। एक तो था टेक्नोलॉजी, एक है लिबरलाइजेशन। लेट अस रिटर्न टू द एग्जांपल। हाँ, यहाँ पे वो वाला क्वेश्चन आएगा जो मैंने बोला था कि जो एमएनसीज प्रोडक्शन करती है उनका मोस्ट ऑफ द हाथ तो एमएनसीज का होता है, बट कुछ परसेंट जो उसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो गवर्नमेंट का भी होता है इस कंट्री की। वो कैसे, ये देखो। लेट अस रिटर्न टू द एग्जांपल ऑफ इम्पोर्ट ऑफ चाइनीज़ गुड्स इन इंडिया। सपोज the Indian government put a tax on import of toys, what would happen। जो हमने अभी एग्जांपल देखा था चाइनीज़ टॉयज़ वाला, उसमें सपोज करो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो टैक्स पुट कर दे उस टॉयज़ पे, जो चाइना के टॉयज़ आ रहे हैं उस पे, उससे क्या होगा, दोज हु विश टू इम्पोर्ट दिस टॉयज़ वुड हैव टू पे टैक्स ऑन दिस। अब जो इम्पोर्ट करेगा, जैसे चाइना ने इम्पोर्ट किया अपने टॉय को, तो वो क्या करेगा, टैक्स पे करेगा। Because of the tax, buyer will have to pay a higher price on imported toys।
उससे क्या होगा, जो खरीद रहा है, जो उन चाइनीज़ टॉयज़ को खरीद रहा है, जैसे चाइना ने अपने टॉयज़ इंडिया में लाए, अब इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया, उन टॉयज़ पे क्या कर लिया, टैक्स पुट कर दिया। तो जो उन टॉयज़ को खरीदेगा उसको ज़्यादा अमाउंट में देना पड़ेगा। अब एक तो क्या बोलते हैं, टैक्स के तो पैसे उसने भरे, मतलब कैसे होता है देखो मैं बताती हूँ। यहाँ पे है चाइनीज़ टॉय, ठीक है। अब इसने क्या किया, इंपोर्ट किया, कहाँ पे, इंडिया में। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, उन टॉयज़ पे लगा देगी टैक्स, जिसकी वजह से टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से जो बायर होगा वो जो उसकी कॉस्ट थी टॉय की वो तो पे करेगा, और साथ से जो टैक्स है वो भी पे करेगा, ठीक है। और ये क्यों होता है, ये देखो, चाइनीज़ टॉयज़ विल नो लॉन्गर बी एज चीप इन द इंडियन मार्केट एंड इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस, इंडियन टॉय मेकर विल प्रॉस्पर। ये इसलिए होता है, अगर चाइना इतने सस्ते दामों में टॉय बेचेगा अपने इंडिया से, तो फिर तो इंडिया के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं जो टॉय बनाते हैं, वो तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे। उसकी वजह से तो फिर इंडिया के पास रोज़गार ही नहीं बचेगा। अगर हम लोग टैक्स लगा देंगे, इंडियन गवर्नमेंट अगर उस चीज़ पर टैक्स लगा देगी, तो उससे क्या होगा, उसकी कॉस्ट बढ़ेगी टॉय की, और कॉस्ट बढ़ेगी तो इंडियन टॉय की जो कॉस्ट है वो एज़ कम्पेयर टू देम रिड्यूस रहेगी। इसकी वजह से जो लोग हैं, बायर हैं इंडिया के, वो इंडिया के टॉयज़ को ख़रीदना प्रेफर करेंगे। एग्ज़ाम्पल दूँ तो सपोज़ करो, पहले जो इंडियन टॉय है और ये है चाइना टॉय, पहले इंडियन टॉय का 100 रुपये थे और चाइना के थे 70 रुपये, ठीक है। अब ये थे क्योंकि भाई इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो लो कॉस्ट पे थी, अब इस चाहकर भी ये इससे कम नहीं कर सकता, ठीक है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने लगा दिया इस पर सपोज़ करो 40% टैक्स, ठीक है। तो क्या होगा, ये उसकी हो जाएगी 110, और ये तो फिर भी 100 रुपये में बिच रहा है। तो अब बायर क्या सोचेंगे कि हम किसकी तरफ जाएं, हम जाएं चीप की तरफ, चीप जहाँ पे उनको सस्ते में, जहाँ पे उनको मिल रहा है, तो वो क्या प्रेफर करेंगे, इंडियन टॉय को ख़रीदना प्रेफर करेंगे। जिसकी वजह से जो इंडिया के जो वो होंगे, मेकर होंगे, टॉय मेकर होंगे, उनको ये चीज़ ना फेस करनी पड़े कि उनका सामान बिच ही नहीं रहा, ठीक है। ये चीज़ होती है। टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर, जिसको हम कहते हैं ट्रेड बैरियर, जो कि लगाना ज़रूरी होता है। दिस इज़ कॉल्ड बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शन हैज़ बीन पुट सेट अप। Government can use trade barriers to increase or decrease foreign trade and to decide what kind of goods and how much of each would come in India. गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि केवल घटाने के लिए, कभी का घटाने के लिए भी, कभी का बढ़ाने के लिए, कि फॉरेन ट्रेड को घटाना है या फिर बढ़ाना है, कितना आना चाहिए, किस तरह का आना चाहिए, व्हाट वुड कम इनटू इंडिया, इंडिया में क्या आना चाहिए, और शुड कम इनटू द इंडिया, इंडिया में आना चाहिए भी या नहीं, ये सब चीज़ें जो है डिसाइड करता है ये ट्रेड बैरियर, जो कि कौन लगाता है, गवर्नमेंट लगाती है। इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंट हैड पुट बैरियर टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो इंडिपेंडेंट के बाद, इंडिपेंडेंस जो हमें मिली उसके बाद, जो फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट ने बैरियर लगा दिया था। ये क्यों लगाया था, दिस वॉज कंसिडर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, ताकि जो लोकल हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास रोज़गार रहे, वो अपना काम कर सकें, और जो कंपटीशन उनको फेस ना करना पड़े फॉरेन ट्रेड से। मतलब उस टाइम पे क्या हो गया था ना, वो जो मूवमेंट चला था, क्या कहते हैं, शायद सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, है ना। तो उसमें क्या था कि हमें जो भी बाहर से जो ब्रिटिशर्स के गुड्स थे वो नहीं खरीदने थे, इंडियन गुड्स को ख़रीदना था। जैसे खादी के कपड़े ही पहनने हैं, वो सब था, फॉरेन कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो इंडियन के प्रोड्यूसर्स थे उनके पास क्या हो गया, रोज़गार था, मतलब वो अपना कमा के खा सकते थे। तो वही इंडिपेंडेंस के बाद क्या, गवर्नमेंट ने जो भी फॉरेन ट्रेड थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी, उस पर बैरियर लगा दिया, ताकि जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको फॉरेन कंपटीशन ना फेस करना पड़े, वो अपना काम कर सकें।
Industries were just coming up in 1950s or 1960s. The competition from import at the stage would not have allowed these industries to come up. ठीक है. Thus India allowed import of only essential items such as मशीन्स, फर्टिलाइज़र्स, पेट्रोलियम एक्सेट्रा. तो इंडिया ने केवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है उन्हीं को ही इंपोर्ट किया अपने इंडिया में, जैसे कि मशीन्स हो गए, फर्टिलाइज़र, पेट्रोल वगैरह, बस, और फालतू चीज़ नहीं. नॉट दैट ऑल डेवलप्ड countries during the early stage of development have given the production of domestic producer through a variety of means. तो हर एक कंट्री, नोट दैट ऑल, नोट, हाँ, तो हर एक कंट्री क्या करती है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वो क्या करती हैं अपने इनिशियल लेवल पे, मतलब कि लो स्टार्टिंग लेवल पे क्या करती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड को बहुत ज़्यादा कम कर देती है, ताकि जो लोकल डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाएं. अगर वो इंक्रीज़ होंगे तो ओवरऑल जो पैसा होगा वो देश में ही रहेगा, और देश में ही रहेगा तो उससे क्या होगा, अपनी जीडीपी, अपना प्रोडक्शन, वो सब चीज़ें क्या होगी, बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल कंट्री की ग्रोथ होगी. ठीक है. स्टार्टिंग अराउंड 1991 सम far-reaching changes in policies were made in India. The government decided that the time had come for India producers to compete with government decided that the time had come for India producers to compete with producers around the global. It felt that competition would improve the performance of producers within the country since they would have to improve their quality. फिर क्या हुआ, क्या कहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन पॉलिसी में कुछ चेंज किए. फिर उनने क्या डिसाइड किया, जब हम अच्छे खासे मतलब ठीक लेवल पे आ गए 1991 में, स्टार्टिंग अराउंड 1991 गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि फ़ॉरेन ट्रेड को भी अब इंडिया में लाया जाएगा, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ेगा एक, और जिसकी वजह से जो क्वालिटी है सामान की वो क्या होगी, अच्छी मिलेगी. मतलब अगर फ़ॉरेन के लोग अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं तो लोग उसको ख़रीदेंगे, पर अगर इंडिया के लोगों को अपना रोज़गार बनाए रखना तो उनको भी क्या करना पड़ेगा, अपनी क्वालिटी में अच्छे देना पड़ेगा, अपनी क्वालिटी क्या देनी पड़ेगी, अच्छी देनी पड़ेगी. तो ये कंपटीशन बनाए रखने के लिए ये जो फॉरेन ट्रेड है वो दोबारा से क्या हो गया, शुरू हो गया था. दिस डिसीजन वॉज सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और फिर ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी सपोर्ट किया था. दस बैरियर ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव टू अ लार्ज एक्सटेंट, और इस वजह से जो ये एक बैरियर आ गया था उसको रिमूव कर दिया गया. दिस मीन्स दैट गुड्स वुड बी इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड ईजिली, आल्सो फॉरेन कंपनीज एंड सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज हेयर. तो इसके फिर क्या हो गया, बैरियर हट गया, तो फॉरेन कंपनीज अपना आराम से धंधा डाल सकती हैं, तो वो चीज़ उन्होंने करी. रिमूविंग बैरियर और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज़ व्हाट इज़ नोन एज लिबरलाइजेशन. अब वो लोग फ्री हैं अपना ट्रेड करने के लिए, तो इसको ही हम लोग कहते हैं लिबरलाइजेशन. विथ लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड बिजनेस आर अलाउड टू मेक डिसीजन फ्रीली अबाउट व्हाट दे विश टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट. अब वो लोग फ्री हो चुके हैं अपने ट्रेड के लिए, अपने बिजनेस के लिए, वो चाहे जो चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो चीज़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं. द गवर्नमेंट इम्पोजेज मच लेस रिस्ट्रिक्शन दैन बिफोर एंड देयरफॉर सेड टू बी मोर लिबरल. और इससे क्या गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, उस पर जो रिस्ट्रिक्शन है, ट्रेड बैरियर्स है, वो कम कर दिए, इसलिए उस चीज़ को लिबरल कहा गया है, ताकि अब जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो अपना आराम से दूसरी कंट्रीज़ में जाके अपना धंधा डाल सकें. नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉरेन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सो गाइस इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है. तब तक के लिए गाइस थैंक यू वेरी मच.